हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है और आज हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप हमने पढ़ रखा है पहले ही, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के 3 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसमें हमने हेनरी फ्योल के बारे में पढ़ा। भाई 14 प्रिंसिपल बाय हेनरी फ्योल। कभी वाई भी लिख देते हैं, कभी आई भी लिख देते हैं, तो इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं देखना है, ठीक है। दूसरा अगर देखा जाए तो हमने FW टेलर के क्या देखे थे भाई, FW टेलर के हमने देखे थे प्रिंसिपल, कि 4 प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो FW टेलर के देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ हमने बोला था कि 8 टेक्निक होते हैं, है ना। 8 टेक्निक जिन्होंने किन्होंने दिया था भाई 8 टेक्निक, FW टेलर ने, कि अगर इन सब सारे टेक्निक का अगर इस्तेमाल किया जाए तो एक तरीके से आप अपनी कंपनी के मैनेजमेंट को और भी अच्छा कर सकते हैं। तुम्हारे में भी है तो थोड़ा तुम भी देखो, ठीक है। ये भी देखो, स्टार्ट करते हैं अब आज वाले क्लास में क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे आगे वाले क्लास में जो है वो हम टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जैसे कि हमने पिछले वाले क्लास में डिस्कस करा था कि टेक्निक जो होते हैं वो कितने होते हैं, 8 होते हैं। वैसे आप देख सकते हैं तो वैसे बोलोगे 5, ठीक है। अगर पूरा वर्क स्टडी होगा, कि वर्क स्टडी में आपको 4 अलग अलग तरीके के स्टडी देखने को मिलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शनल फोरमैनशिप पहला, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क दूसरा, तीसरा जो था वो वर्क स्टडी। वर्क स्टडी में क्या था, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी और फैटिग स्टडी। फैटिग स्टडी किससे रिलेटेड है भाई, रेस्ट पीरियड से रिलेटेड है ना, कि किस तरीके का रेस्ट जो है वो हमें प्रोवाइड कराना चाहिए अपने एम्प्लॉयज को। डिफरेंशियल वेजेस सिस्टम मतलब क्या, जो एक तरीके से वर्क ज्यादा करेगा, वर्क ज्यादा होगा तो आपको वेजेस ज्यादा देखने को मिलेंगे, अगर वर्क कम देखने को मिलेगा तो वेजेस कम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वर्क ज्यादा वेज ज्यादा, जो वर्क कम कर रहा है उसका वेज भी एक तरीके से कम होगा, क्लियर। उसके बाद दूसरा लास्ट क्या है, मेंटल रेवोल्यूशन बहुत जरूरी है। आजकल के एम्प्लॉयज क्या होते हैं, बहुत जल्दी सेंटिमेंट में आ जाते हैं, बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं। तो एक मेंटल रेवोल्यूशन जो है दोनों के बीच में होना बहुत जरूरी है। अब इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं जल्दी से। पहला डिस्कस करते हैं हम लोग एक तरीके से फंक्शनल फोरमैनशिप। और व्हाट डू मीन बाय फंक्शनल फोरमैनशिप भाई, तो यहाँ पर सिंपल सा एक बात किया गया है फंक्शनल फोरमैनशिप के बारे में, कि फोरमैन कौन होते हैं भाई। सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे, उसके बाद तो फोरमैनशिप पर आएंगे। फंक्शनल फोरमैनशिप में फोरमैन इज द लोवेस्ट रैंकिंग मैनेजर एंड द हाईएस्ट लेवल ऑफ वर्कर्स। जैसे मान लो ऊपर कौन होते हैं भाई, टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं। नीचे आपको देखने को मिलेंगे कौन है, मिडिल लेवल देखेंगे। उसके बाद मिडिल लेवल के बाद कौन देखने को मिलेगा, लोअर लेवल। तो लोअर लेवल में ये एक्चुअल में है जो काम करते हैं भाई, या काम करवाते हैं। तो जो नीचे लेवल में रहेंगे ना, जो वर्क, अब जैसे मान लो कि प्रोडक्शन जो टीम है, प्रोडक्शन टीम का एक होगा ना जो एक तरीके से फोरमैन होगा, और वही फोरमैन के अंदर ही सारी जो प्रोडक्शन के लोग होंगे, जितने भी स्टाफ होंगे जो एक्चुअल में वर्क कर रहे हैं वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो याद रखना कि जो लोवेस्ट लेवल पर जो वर्कर होता है, यही है ना जो सारे को देख रहा है कि भाई काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो जो लोवेस्ट लेवल पर काम कर रहा होता है उसको हम लोग एक तरीके से क्या बोलते हैं, फोरमैन, ठीक है। याद रखना है, ही रिप्रेजेंट्स द मैनेजरियल फिगर, देख रहे हो, विदाउट विथ हुम द वर्कर्स आर इन द फेस टू फेस कॉन्टैक्ट ऑन द डेली बेसिस। इसे ये फोरमैन हो गया ऊपर वाला, और ये सब सारे क्या है, वर्कर्स है। तो वर्कर्स के साथ फेस टू फेस तो हमेशा टॉप लेवल और मिडिल लेवल तो मिलाएगा नहीं। तो जो हर दिन दिनचर्या देख रहा है कि आज कौन बंदा आया, कौन बंदा नहीं आया, किस तरीके से काम हो रहा है, कहाँ गड़बड़ी हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी इसके देखेंगे, इस फंक्शनल फोरमैनशिप में भी अलग अलग तरीके से बोला गया है काम को बांटने का। लेकिन फंक्शनल फोरमैनशिप होता है जो एक तरीके से फेस टू फेस जो वर्कर से हर रोज मिलता मिलता है और उससे काम करवाता है। समझ में आया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर एक बात हमें समझ में आ गया फोरमैन के बारे में। तो फंक्शनल फोरमैनशिप को यहाँ बोला गया कि 8 फंक्शनल एक्सपर्ट सजेस्ट किया गया है, किसके द्वारा, टेलर के द्वारा, कि भाई हमें फंक्शनल फोरमैनशिप को 8 अलग अलग पार्ट में बांटने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही आदमी रिपेयर का काम भी देख रहा है, मतलब मशीन खराब हो रहा है, एक ही आदमी जो प्रोडक्शन आ रहा है उसकी क्वालिटी भी एक तरीके से देख रहा है। सबके लिए अलग अलग होना चाहिए ना, सब एक बंदा तो देख नहीं पाएगा। तो बोला गया फंक्शनल फोरमैनशिप के अंदर जो है वो अलग अलग तरीके से लोग बटे हुए होने चाहिए। तो इसमें बोला कि अंडर प्लानिंग डिपार्टमेंट में 4 होने चाहिए, और अभी आगे आएंगे भाई उसमें भी 4 है, ठीक है। तो 4 अंडर प्लानिंग डिपार्टमेंट। प्लानिंग डिपार्टमेंट सबसे पहले कौन होना चाहिए भाई, रूट क्लर्क। और रूट क्लर्क का काम क्या रहता है, देखो रूट क्लर्क का काम रहता है कि दस फोरमैन इज रिस्पॉन्सिबल टू फिक्स अप द सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स परफॉर्मिंग मैकेनिकल और मैनुअल जॉब।
कि भाई मान लो बहुत सारे वर्कर हैं, एक वर्कर्स वैसे होते हैं जो मशीन्स पर काम कर रहे हैं भाई, है ना, एक मशीन्स पर काम कर रहे होते हैं, और दूसरे जो होते हैं वो एक मैनुअल काम कर रहे हैं, मतलब हाथ वाथ से काम कर रहे हैं अपना फावड़ा वड़ा लगा के, ठीक है। एक होते हैं मशीन्स पर काम कर रहे हैं। तो कितने लोग मशीन्स पर काम कर रहे हैं, कैसे काम करेंगे भाई, जो मैनुअल पर काम करेंगे वो क्या स्टेप रहेगा काम करने का, तो मतलब वो किसका काम रहेगा भाई, रूट क्लर्क का, मतलब कौन सा फोरमैन का, रूट क्लर्क का। रूट क्लर्क का काम क्या रहेगा, फिक्स करना सीक्वेंस और स्टेप्स कि किस तरीके से मशीन पर काम होगा, किस तरीके से जो होंगे वो मैनुअल वर्क होगा। क्लियर। दूसरा, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क होने चाहिए। दिस फोरमैन इज रिस्पॉन्सिबल, ये जो फोरमैन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर गिविंग जनरल इंस्ट्रक्शन नेसेसरी टू कैरी ऑन द जॉब इन द स्पेसिफिक मैनर। टहलता रहेगा, घूमता रहेगा, हाँ भाई कोई दिक्कत है, ठीक है, इधर उधर टहल रहा है, मतलब ये क्या है कि इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि भाई एक काम करो, ये क्या कर रहे हो, क्यों झूठ में बैठे हुए हो, ठीक है, अगर भाई कोई तकलीफ है तो जाकर रेस्ट रूम में रेस्ट करो। तो एक रूट क्लर्क होना चाहिए जो हमेशा प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दे रहा हो जहां पर काम हो रहा है। तो एक तो ये बोला कि एक दूसरा फॉरमैन ये होना चाहिए। तीसरा जो फॉरमैन बोला गया वो टाइम एंड कॉस्ट, एक ऐसा होना चाहिए ना भाई, वो देख रहा है कि भाई टाइम पर जो है हमारा प्रोडक्शन कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, वो अलग होगा भाई कि वो कंप्लीट हो रहा है। या फिर देखेगा भाई ऐसा तो नहीं है कि कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन हमेशा बढ़ता जा रहा है, तो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन को सिंक्रोनाइज करके चलने का काम, कम करके करने का काम कौन करेगा भाई, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। वो देखेगा कि भाई चलो 1000 प्रोडक्ट बना, तो 1000 प्रोडक्ट बना उसमें कितना टाइम लगा, जो सर ने बोला था या जो हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट ने बोला था क्या वो हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो किसका काम है, कौन सा फोरमैन का, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क फोरमैन का, ठीक है। डिसिप्लिनरी, मतलब आप डिसिप्लिन भी मेंटेन होना चाहिए भाई। फोरमैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग द जॉब इन द ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक वे। जैसे मान लो 8 घंटे में 3 शिफ्ट का काम हो रहा है, मान लो कोई फैक्ट्री में 8-8 घंटे का, तो भाई कौन बंदा एक तरीके से इसके बाद ऑर्डर पे चल रहा है कि नहीं, एक बंदा गया तो दूसरा बंदा उस मशीन पर है या नहीं है, फिर तीसरा बंदा गया तो वो चौथा चौथा बंदा जो है उसमें है या नहीं है, मतलब वो पूरा प्रॉपर जो ऑर्डर में मेंटेन्ड है या सिस्टमेटिक वे में जो काम है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है प्रोडक्शन में कुछ गड़बड़ी हो रहा है, तो देख रहे हो। तो एफडब्ल्यू टेलर ने बोला कि टेक्निक फंक्शनल फोरमैनशिप का इस्तेमाल करना चाहिए, और खास कर अब ये हर एक जॉब में नहीं हो सकता, जो बहुत बड़ी कंपनी है जैसे महिंद्रा हो गया, टाटा हो गया, जहां पर चीजें प्रोडक्शन बहुत लार्ज स्केल पर होती है, वहां पर आपको ये 4 क्लर्क प्लानिंग डिपार्टमेंट के हिसाब से रखने पड़ेंगे, ठीक है, जो कि अपना अलग अलग काम को एक तरीके से करते हुए देखने को मिलेंगे। रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनरियन, ठीक है, या जो डिसिप्लिन को मेंटेन करता है, डिसिप्लिनेरियन, ठीक है, याद रखना है। क्लियर, आई होप सो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे आते हैं भाई, नेक्स्ट बोला गया 8 बोला था, 8 फोरमैन होने चाहिए, 4 तो ये हो गए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, 4 जो बोला गया ऑपरेशनल डिपार्टमेंट में होना चाहिए, ठीक है, और वो कौन, एक होना चाहिए पूरे गैंग का बॉस, कि भाई मशीन, जैसे मान लो कि ये क्या करता है, जो गैंग बॉस रहता है वो क्या करेगा भाई, ही अरेंज ऑल द मशीन्स, टूल्स एंड अदर रिसोर्सेस रिक्वायर्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब सो दैट देयर इज नो डिले। अब मान लो अचानक से मशीन, भाई आज आने वाला था मशीन नया, आ नहीं पा रहा टाइम पर, तो वो सब सारी चीजों का अरेंजमेंट, या फिर 2 दिन के बाद आने वाला है, 4 दिन के बाद आने वाला है, टाइम पर मशीन वगैरह या जो भी रिसोर्सेस चाहिए वो हम टाइमली अवेलेबल कराएं, वो किसका काम है, गैंग बॉस का। गैंग बॉस का काम क्या है कि हर एक चीज टाइमली है वो अवेलेबल होनी चाहिए, जो भी दिक्कत परेशानी फैक्ट्री में आ रहा है, मतलब तुम हमेशा उसमें रहोगे, और नहीं है जब जब सही चल रहा है सब मजे से बैठे हुआ, लेकिन जब जब कुछ भी एक तरीके से अचानक से जरूरत पड़ गया, तुरंत भागोगे, तुरंत लेके आओगे मार्केट से, तुरंत दोगे ताकि कोई भी डिले प्रोडक्शन में ना हो, ठीक है। तो गैंग बॉस का काम रहता है भाई, तो यहाँ ऑपरेशन ही तो कर रहा है, ये ऑपरेशन मतलब चीजों को किस तरीके से ऑपरेट करना है। दूसरा बोला कि स्पीड बॉस बहुत जरूरी है भाई, ये वाला, दिस फॉरमैन एश्योर्स द टाइमली कंप्लीटेशन ऑफ जॉब। भाई क्या जिस स्पीड से हम लोग सोचे थे उस स्पीड से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कि स्लो काम कर रहे फिर अचानक से जब लास्ट लास्ट के समय आया तो लगे बनाने के लिए हम लोग जैसे तैसे, उसकी वजह से हमारी क्वालिटी गिर गई। तो कि अगर ऑपरेशनल डिपार्टमेंट के हिसाब से देखा जाए तो 4 फॉरमैन होने चाहिए, स्पीड बॉस, गैंग बॉस 2। तीसरा रिपेयर, भाई कभी भी कोई मशीन में खराबी आ गई तो गैंग बॉस तो करेगा नहीं, गैंग बॉस का काम क्या है कि मशीन वगैरह जो प्रॉपर तरीके से डिले ना हो, वो प्रॉपर समय पर आ जाए, सारे रिसोर्सेस अवेलेबल हो जाए, पानी की व्यवस्था है भाई,
चलो ठीक है। और उसके बाद अगर बोला जाए कोई नट बोल्ट तो जरूरत नहीं है, फटाफट लेके आएगा। लेकिन अगर मान लो रिपेयर, अचानक से मशीन खराब हो गया, रुक गया, तो अब मशीन को उठा के तो ले जाएगा। वहां हमेशा एक रिपेयर वाला बंदा रहना चाहिए ना, जो रिपेयर करेगा भाई चीजों को। तो रिपेयर वाला जो है एक रिपेयर बॉस होना चाहिए। दिस बॉस इंश्योर्स दैट मशीन एंड टूल्स केप्ट इन द वर्किंग कंडीशन, कि हमेशा जब बंद हो रहा है तो आप देखो कि कल सुबह ये काम करेगा कि नहीं करेगा भाई, प्रॉपर चेक एंड बैलेंस करके चलना है। ठीक है, यहां तक। फिर एक होता है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का काम क्या है? चेक द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द आउटपुट। देख रहे हो मतलब क्या हो गया कि जो हम प्रोडक्ट, जो आउटपुट हम लोग कर रहे हैं वो एक क्वालिटी का है या नहीं है, वो बताने का काम किसका है? इंस्पेक्टर साहब का है। ठीक है, वर्दी वाला नहीं। ठीक है, हर एक फैक्ट्री का अलग अलग इंस्पेक्टर होता है जो कि चीजों को कर सकता है। टेलर emphasized that when every foreman instruct and order, the workers efficiency will be improved। अगर सारे जितने भी अलग अलग फोरमैन हैं, आठों, वो अगर इंस्ट्रक्शन देंगे वर्कर्स को तो काम और भी बढ़िया तरीके से और मजे तरीके से होगा। और ये जनरली मैंने क्या बोला, बड़े लेवल पर होता है। इसका इस्तेमाल थोड़ा ना कि भाई कोई छोटा सा दुकान खुल कर रखा है उसमें आठ आठ यही फोरमैन एक तरीके से। तो फंक्शन किस तरीके से फोरमैन करना चाहिए उनके बारे में बताया है कौन? FW टेलर ने। चलिए, आई होप सो कंप्लीट हो गया। दूसरा क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। हमें काम को सिंप्लीफाइड करना चाहिए और स्टैंडर्ड तरीके से करना चाहिए ताकि हमारी क्वालिटी जो है वो एक तरीके से बनी रहे। ठीक है, तो यहां पर अगर बोला जाए सिंपल सी बात कि ये क्या करता है भाई, टू रिड्यूस द गिवन लाइन ऑफ द प्रोडक्ट टू द फिक्स टाइप साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब मान लो कि 100 ग्राम का बॉटल है किसी का नारियल का तेल का, ठीक है, या कोकोनट ऑयल का है। अब कोकोनट ऑयल, एक नारियल का तेल पिचका हुआ है, एक टेढ़ा है, एक मेढ़ा है। इसका मतलब क्या है कि वहां स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं हो रहा है। एक ही जैसा होना चाहिए ना भाई, एक ही जैसा प्रोडक्ट होना चाहिए। तो उस पर ध्यान देने का काम किसका है भाई? ये बोला गया कि ध्यान देकर चलना है, तो वो किसके अंदर आएगा? स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। दूसरा बोला गया टू अलाउ इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर पार्ट्स एंड आउटपुट अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड ब्रांचेस, कि आपस में इस तरीके से चीजों का जो है बदलना चाहिए ताकि उसमें कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो और काम जो है सिंप्लीफाइड तरीके से। मान लो कोई वर्कर एब्सेंट है किसी भी पर्टिकुलर चीज में, तो वर्कर्स वहां फ्री बैठा हुआ भाई, मान लो कि जहां जरूरत पड़ रहा है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट काम है तो वहां से वर्कर यहाँ पर आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि डिफरेंट ब्रांचेस के आपस में जितने भी मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स हैं वो इंटरचेंज होने चाहिए। या फिर इसका दूसरा एग्जांपल इस तरीके से देख सकते हो, एक तो वो वर्कर से रिलेटेड कि कोई प्रोडक्ट है, अब प्रोडक्ट जैसे ही आपका तैयार हो गया भाई, अब पैकिंग के लिए भेज दो, फिर उसके बाद लेबलिंग के लिए भेज दो। ठीक है, वो चलते रहना चाहिए। टू मेंटेन है क्वालिटी, क्या मेंटेन करना है भाई? क्वालिटी। क्वालिटी शुड बी मेंटेन ऑल द टाइम। टू सेट अप द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, क्या सेट करना है भाई? परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड ऑफ अ मैन एंड मशीन, कि आदमी कैसे काम करेगा और मशीन किस तरीके से चलेगा भाई। प्रॉपर तरीके से सारी चीजों का एक प्रॉपर स्टैंडर्ड सेट करना कि भाई ये मशीन है, ये मशीन ज्यादा देर तक नहीं चल पाएगी, 5 घंटे ज्यादा मत चलना, फिर 1 घंटे का रेस्ट दे देना मशीन को, फिर चलाना। होता है, बहुत बार होता है। ऐसा नहीं है तो 24 घंटे मशीन चल ही रहा है तो मशीन खराब नहीं होगा, मशीन को भी तो रेस्ट चाहिए भाई। आप गाड़ी देखो, गाड़ी अब 5 दिन लगातार चलाओ ऐसे फूक जाएगी, है ना, उसका भी एक लिमिट होता है। इसलिए गाड़ी रुक रुक के चलाई जाती है कि गया 200 300 400 किलोमीटर गया, फिर थोड़ा सा आधा 1 घंटा रुके फिर चलाते हैं। तो मशीन या फिर इंसान भी थोड़ा ना कि मशीन है कि 12 घंटा उसी को काम लगाए हुए, उसको भी रेस्ट पीरियड चाहिए होता है। तो बोला गया जो सिंप्लीफिकेशन है वो जोर किस पे जाता है? एम्फसाइज ऑन द एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी एंड डाइवर्सिटी ऑफ द प्रोडक्ट साइज एंड द टाइप, कि अननेसेसरी चीजें ना बने, एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट जो बनकर तैयार हो जाए, रिसोर्सेज बर्बाद ना हो, इसीलिए हमें स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क पर फॉलो करके चलना चाहिए। ठीक है, आगे आ जाओ भाई, क्या मेथड स्टडी बताया ना। मेथड स्टडी में जैसे कि एग्जांपल है, द मेथड स्टडी एक टेक्निक है साइंटिफिक मैनेजमेंट का, इज टू कंडक्ट एंड फाइंड आउट वन बेस्ट वे और वन बेस्ट मेथड और अ वे ऑफ परफॉर्मिंग द जॉब। अब एक ही चीज तो 4 तरीके से नहीं कर सकते हो ना, आपको एक तरीका चाहिए कि भाई इस तरीके को पकड़ो और इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करते चलो। अब 4 तरीके से अलग अलग, कभी कोई प्रोडक्ट मैनुअल से बना रहे हो, कोई प्रोडक्ट मशीन से बना रहे हो, चेंज हो रहा है भाई। तो उससे क्या होगा, आपके जो काम में बहुत ज्यादा
जो होगा वो एक तरीके से बाधा आ सकता है। ठीक है, तो एक बेस्ट वे होना चाहिए कोई भी, जैसे मान लो कोई ट्रक बनता होगा तो ट्रक एक ही तरीके से बनता होगा ना भाई, हर ट्रक ऐसा थोड़ा ना, एक ट्रक अलग तरीके से बन रहा है वही कंपनी का, दूसरा ट्रक अलग तरीके से बन रहा है, तो वो एक फिक्स जो है एक कर देना चाहिए मेथड। ठीक है, तो वो काम किसके अंदर पढ़ते हैं हम लोग भाई, मेथड स्टडी में। फॉर एग्जाम्पल फोर्ड मोटर कंपनी use this concept successfully for designing the car assembly line. Production involves the deciding the sequence and operation place of the worker, material and machine. देख रहे हो क्या कर दिया कि भाई पहले कौन काम करेगा, पहले क्या होगा, पहले इंजन तैयार होगा, इंजन तैयार होने के बाद टायर लगेगा, टायर लगने के बाद क्या होगा भाई, एक तरीके से डेंटिंग पेंटिंग होगी, उसके बाद लास्ट में शीशा लगेगा और फिर उसके बाद स्टिकर लगेगा, फिनिश खत्म। तो क्या कर दिया वो मोटर्स ने, एक प्रॉपर सीक्वेंस बना दिया, एक बेस्ट वे मेथड ढूंढ लिया भाई। अब कोई भी बंदा आएगा ऐसे सीक्वेंस में काम करना है, फिर भाई जो यहाँ वाला बंदा रहेगा जो मशीन काम करेगा उसका टूल्स यहाँ पर रहेगा, एक जगह फिक्स कर दिया भाई, जो टायर लगाएगा टायर का जो भी रॉ मटेरियल रहेगा वो यहाँ रहेगा, तो हो गया। तो मतलब क्या, एक मेथड ढूंढ लिया फोर्ड मोटर्स ने कि भाई यही सीक्वेंस में काम करना, चाहे आप वर्कर्स बदलते रहो, तो ट्रेनिंग देना भी आसान हो जाता है कि आपको इधर उधर नहीं जाना है, आपको ये काम करना है, बस सीक्वेंस में करते जाइए। ठीक है, तो ये जरूरी है आप लोगों को ढूंढना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे अगर देखा जाए नेक्स्ट देखो, ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, सबसे उसके बाद क्या देखते हैं हम लोग, मोशन स्टडी, उसी में है ना, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, ठीक है, उसके बाद फैटिग स्टडी और टाइम। देखो मोशन स्टडी में क्या है भाई, मोशन स्टडी इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ द मूवमेंट लाइक लिफ्टिंग, पुटिंग द ऑब्जेक्ट एंड सेटिंग एंड चेंजिंग द पोजीशन व्हिच आर अंडरटेक व्हाइल डूइंग द पर्टिकुलर जॉब। कि भाई जो प्रोडक्ट आप जहां से लिए हो वहीं जाके उठा के रखो, ऐसा थोड़ा ना टायर वाला जहां पर अगर मान लो कुछ क्या बोलते हैं उसको, अरे कुछ टायर नहीं है, जैसे टायर है मान लो कि नया टायर लगाना है, अब नया टायर लगाने के लिए जो भी चीज इक्विपमेंट्स है, अब आप उसको अब जाके कहाँ पर रख दिए हो, मान लो इंजन जहां बन रहा है वहां पर, तो इसका मतलब जो वर्कर्स कभी अगर अचानक से टायर वो चेंज कर रहे हैं, कुछ भी दिक्कत परेशानी आ गया तो वो कहाँ ढूंढेगा, उस वाली जगह पर ढूंढेगा ना जहाँ टायर वाली चीजें रखी हुई है, तो आप मिसप्लेस नहीं कर सकते। तो मोशन स्टडी मतलब जो भी जहां पर जिसको जो काम दिया गया वो वहां पर काम करते रहे, अगर मूवमेंट भी हो तो वो फिर उसी जगह पर आ जाए। मान लो किसी अचानक से जो है वो मशीन वाले बंदे ने बुला लिया टायर वाले बंदे को, भाई इधर आ जा तो देख ले इस तरीके से एंगल को फिट करियो इसमें, तो वो आ सकता है लेकिन फिर से अपने प्लेस पर, मतलब मोशन में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि टू डिटरमाइन द मूवमेंट ऑफ वर्कर्स, की वर्कर का मूवमेंट किस तरीके से होगा भाई, ठीक है, व्हेन दे आर परफॉर्मिंग द जॉब, डिफरेंशिएट बिटवीन द प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट। कोई कोई होता है ना जो दिन भर ऐसे ऐसे करते रहेंगे, टंडेली मारता रहेगा, कोई काम धंधा नहीं रहेगा, काम दे दिया लेकिन वो टंडेली मार रहा है, टंडेली मारना मतलब एकदम मजे से बैठा हुआ है, काम धंधा पर ध्यान ही नहीं। तो इस पर भी ध्यान रखने का जो काम है वो एक तरीके से करना चाहिए, फॉर कटिंग डाउन द अनप्रोडक्टिव एंड वेस्टफुल मूवमेंट, कि लोग जो आलतू फालतू में इधर उधर मूव कर रहे हैं वो ना करें, अपना 8 घंटा काम करें निकले, खत्म कहानी। ठीक है, वो चीज होना चाहिए। इसका मतलब क्या, टू डिजाइन द सुटेबल इक्विपमेंट्स एंड टूल्स टू मिनिमाइज द अनप्रोडक्टिव मूवमेंट ऑफ द वर्कर्स, कि हमें जैसे मान लो कि पहले क्या होता था, हवा भरने के लिए हाँ अलग अलग चीजें, आज क्या है यहीं पर एक छोटा सा मशीन लगा दिया वहीं से पाइप। अब मान लो कि एक कार कंपनी है, कार बना रही है, टायर, अब टायर में हवा भरना, तो टायर में हवा भरने के लिए टायर यहाँ बन रहा है और उसका हवा भरने वाला यहाँ पर है, तो ये सब फालतू का खर्च है ना भाई, यहाँ से यहाँ तो टाइम जा रहा है ना आपका। अब यहाँ टायर बन रहा है तो आपका हवा भरने वाला फिर इधर ही कहीं होना चाहिए जहां से तुरंत वो हवा भर के नेक्स्ट डिपार्टमेंट को दे दे, भाई लगा दे, समझ रहे हो। तो हमेशा मिनिमाइज करना चाहिए, हमें इस तरीके से सुटेबल इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे चीजें आसान बने। ठीक है, आगे देखो भाई, मेथड स्टडी हो गया, मोशन स्टडी हो गया, आगे क्या है, टाइम स्टडी, बहुत जरूरी है। टाइम स्टडी से रिलेटेड द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी क्या है, टू फाइंड द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब। भाई कब से कब आना है आपको, मान लो 12 बजे से 8 बजे पीएम तक आ रहे हो, एक शिफ्ट में ऐसे काम होगा भाई, फिर दूसरा शिफ्ट जो काम होगा 8 पीएम से कितना होगा 4 एएम होगा, मान लो, ठीक है, 8 4 12 और 4 उधर हो गया, फिर हमने बोला 4 एएम से जो होगा 12 पीएम, ठीक है, 12 एएम सॉरी, सुबह ही हो जाएगा ना, तो 12, तो भाई ये इस तरीके से काम चल रहा है, देख रहे हो,
समझ रहे हो? तो ये 3 शिफ्ट में काम। तो सुटेबल टाइम भाई, इस समय जो वर्कर्स होंगे वो मान लो कि ऐसे भी काम करेंगे कि इस समय जो ये और ये काम होने चाहिए। जैसे आप मान लो कि टायर टायर फिटिंग हो जानी चाहिए, जितनी भी कार है, और जितनी भी ग्लासेस हैं वो फिट हो जानी चाहिए। मान लो ऐसे है, जितनी भी तैयार गाड़ियां हैं, जो कि इसमें क्या है भाई, मशीन आपको तैयार करना है। इस वाले घंटे में जो भी वर्कर्स आएंगे सब मशीन तैयार करेंगे कार की। इसमें भाई क्या करोगे तुम लोग, डेंटिंग पेंटिंग वाला काम करोगे, लोगों को लगाओ, ठीक है, वो सब काम करो। तो क्या कर दिया, सब सुटेबल टाइम मतलब एक स्टैंडर्ड टाइम डिफाइन कर दिया ना, या कोई एक ही टाइम हो सकता है, उसमें वर्कर्स जो है डेफिनेट तरीके से काम कर रहे हैं। फॉर सेटिंग अप द स्टैंडर्ड टारगेट, टारगेट दो भाई कि 8 से 4 के बीच में आज जो है 5 गाड़ी का इंजन तैयार हो जाना चाहिए। आज 4 से 5 गाड़ी में ग्लासेस वगैरह और टायर वगैरह लग जानी चाहिए। आज आज जो है वो 5 गाड़ियों में क्या होनी चाहिए, डेंटिंग पेंटिंग हो जाना चाहिए और लोगो वगैरह लग जाना चाहिए। तो इसका मतलब टाइम बहुत जरूरी है, टाइम, क्योंकि भाई ऑर्डर को पूरा करना होता है ना। जैसे मारुति सुजुकी देख लो, जो डिजायर गाड़ी है, मारुति सुजुकी की डिजायर गाड़ी, वो आप आज ऑर्डर करोगे तो 2-3 महीने के बाद मिलता है। तो फिर भाई आपको उस तरीके से सीक्वेंस मेंटेन करके रखना पड़ेगा ना, ताकि वो गाड़ी को हम डिलीवर करना है कस्टमर को, कस्टमर से पैसा उठाए। डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म, कि भाई हमें 12 से 8 में अगर 5 गाड़ी का डेंटिंग पेंटिंग, सॉरी 5 गाड़ी का अगर ग्लास और टायर लगाना है, ग्लास और टायर लगाना है तो कितने लोगों की जरूरत होगी। अगर 5 गाड़ी का इंजन तैयार करना है तो कितने वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स की कितनी जरूरत है। डेंटिंग पेंटिंग करनी है तो नंबर ऑफ वर्कर्स कितनी जरूरत है। वो सभी एक तरीके से हम लोग देखकर चलेंगे, किसके अंदर, टाइम स्टडी के अंदर, ताकि हमारा टाइम जो है वो बहुत ज्यादा ना लगे। अब आते हैं फेटीग स्टडी। फेटीग मतलब थकावट, रेस्ट पीरियड। जैसे मान लो दिस टेक्निक साइंटिफिक मैनेजमेंट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट, क्या फाइंड करने के लिए भाई, कि भाई हमें जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स को हम जो भी काम कर रहे हैं उनका क्या होना चाहिए भाई, रेस्ट इंटरवल। जैसे मान लो कि 8 घंटे कोई काम कर रहा है हमारे ऑफिस में, ठीक है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग, अभी हम वही बात कर रहे थे, जो कार वाला कार कंपनी में काम कर रहा है, तो हमने बोला भाई हर एक 3 घंटे में, 3 घंटे के बाद 15 मिनट का ब्रेक होगा, ठीक है, 3 घंटे के बाद 15 मिनट, या फिर बोलो कि 2 घंटे में 15 मिनट का, और एक बार जब 6 घंटे पूरा हो गया तो 6 घंटे के बाद जो है 30 मिनट का लंच ब्रेक दे दो, ठीक है, उसके बाद 2 घंटे काम करके घर चला जाएगा, खत्म हो गया। तो हमें जब ये स्टडी करते हैं तो हमें ये पता चलता है काम के हिसाब से कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल कितना होना चाहिए, ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, कितना। अब भाई ये 15 मिनट ड्यूरेशन हो गया, फ्रीक्वेंसी मतलब कब कब कैसे क्या, क्लियर। नंबर ऑफ रेस्ट कितने, नंबर ऑफ 2, हमने बोला कि 2 रखेंगे, कोई 3 रखेगा, जैसा स्कूल पीरियड है हम लोग, एक तो कितना जल्दी रखना है वो फ्रीक्वेंसी, कितना जल्दी कितना बाद में, एक होता है ड्यूरेशन कितना है, और क्या है कितना नंबर, कितने बार इंटरवल देना 8 घंटे के काम में। फैटिग स्टडी हो गया। तो ये 3 चीज आगे अगर आपके केस बेस्ड स्टडीज में इसी से पकड़ने हैं, इसीलिए मैंने पॉइंट बाय पॉइंट दिया है, ठीक है, यहां तक समझ में आया। आगे देखो भाई, नेक्स्ट नेक्स्ट देखो डिफरेंशियल प्राइस। प्राइस सिंपल सी बात है भाई, डिफरेंशियल जो प्राइस, सॉरी पीस ऑफ वेजेस सिस्टम होना चाहिए। मतलब क्या, वेजेस सबके लिए अलग अलग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, जो ज्यादा काम कर रहा है उसके लिए वेजेस ज्यादा, जो कम काम कर रहा है उसके लिए वेजेस कम। मतलब साइंटिफिक टेक्निक ऑफ डिफरेंशियल पीस रेट, या फिर पीस रेट, हाँ ठीक है, पीस रेट सिस्टम emphasize on the paying a different rate of the wages for the efficient and inefficient। मान लो कोई अनएफिशिएंट है, काम नहीं, काम चोरी कर रहा है, उसको सैलरी भी तो कम देंगे, ऐसा थोड़ा ना होगा, उसके बात को टालते जा रहे हैं, उसका बाप का थोड़ा ना, समझो। तो एक तरीके से ये समझना है, पेइंग अ डिफरेंट रेट ऑफ द वेजेस टू एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट एम्प्लॉइज। अलग अलग एक तरीके से रेट या फिर अलग अलग तरीके से वेजेस जो है हम लोगों को देना चाहिए, ठीक है, अलग अलग एम्प्लॉयज को। एक्स्ट्रा वेजेस पेड टू द एफिशिएंट एम्प्लॉय, सिंपल सी बात है, जो बहुत मेहनत से काम कर रहा है उसको हम वेजेस ज्यादा देंगे। एक्स्ट्रा वेजेस पेड टू द एफिशिएंट एम्प्लॉयज टू मोटिवेट, ताकि वो मोटिवेट हो पाए, ठीक है। अच्छा ये दोनों एक ही है। आगे आते हैं डी में, व्हेन द पेमेंट्स आर गिवन अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड ऑटोमेटिकली द प्रोडक्शन विल मैक्सिमाइज। हमने बोला भाई चलो ठीक है, चलो ये 5 वर्कर हैं, 5 वर्कर को हम 50,000 रुपया देंगे एक दिन का, अगर ये 5 गाड़ी हर रोज बनाएगा तो हमने टारगेट दे दिया कि भाई आप ये काम करके पूरा दो, आपकी छुट्टी, चाहे आप कितना जल्दी दो, कितना
बाद में दो। तो अगर इस तरीके से हम देते हैं तो काम भी एक तरीके से मैक्सिमाइज होता है, प्रोडक्शन भी मैक्सिमाइज होता है। 7 देखते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल रेवोल्यूशन। ठीक है, मेंटल रेवोल्यूशन, चेंज इन द मेंटल एटीट्यूड ऑफ द वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टुवर्ड्स ईच अदर। अब मान लो आपस में जो वर्कर्स हैं उनके बीच में एक मेंटल रेवोल्यूशन होना जरूरी है, या फिर बोला जाए दोनों को एक दूसरे का समझ होना जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब इसमें कौन सा वर्ड आएगा, एक कॉपरेशन। क्या हमेशा इंप्लॉयज के बीच में कॉपरेशन जो है वो होनी जरूरी है, कॉपरेशन होके चलेगा तभी एक तरीके से बढ़ सकता है आगे। ठीक है, मैनेजमेंट के साथ साथ वर्कर, रूलिंग आउट फीलिंग ऑफ द सस्पिशियस एंड प्रिजुडाइज फ्रॉम द माइंड ऑफ द वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टू अडॉप्ट द सिस्टमैटिक थिंकिंग। हमें हमेशा वर्कर्स के माइंड में ऐसे थॉट नहीं डालने हैं जो हमारे कंपनी के लिए घाटे का सौदा हो सकता है। तो हमेशा उनको मोटिवेट करते रहना है, एक अलग तरीके से उनकी क्लास भी लगानी है भाई, ताकि चीजें जो है वो शानदार तरीके से परफॉर्म करते रहे। अगर कभी कुछ भी सस्पिशियस लगता है, कभी कुछ भी लगता है यार गड़बड़ होने वाला है, वर्कर कुछ गड़बड़ करने वाला है, तो बात कर लो। मतलब क्या, हमने उसको मेंटली उसके दिमाग से खेल रहे हैं, तो दिमाग से खेलना बहुत जरूरी है अगर आपको मैनेजमेंट सही से चलाना है तो। ठीक है, वेरी गुड। आगे देखो, ये समझ में आ गया भाई, बहुत इजी था। आगे देखो, एडवांटेज ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या क्या है। एडवांटेज में क्या है भाई, इंप्रूव एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस थ्रू सिंप्लीफिकेशन एंड स्पेशलाइजेशन। कि भाई हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन और स्पेशलाइजेशन से क्या कर सकते हैं, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। बी, हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट, कॉस्ट को कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से ऑल टाइप ऑफ वेस्टेज को भी एक तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं। अब वो कैसे, कॉस्ट को अगर रिड्यूस कॉस्ट करना है तो वो हम क्या करेंगे भाई, उसके लिए मेन काम क्या होगा कि वेस्टेज को क्या कर दो, कम कर दो। ड्यू टू डिक्रीज इन द प्राइस द फर्म इज एनेबल टू कैप्चर अ बिगर शेयर्स इन द मार्केट। ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रहा है, तो हमें हमेशा जो प्राइस पर भी फोकस करना चाहिए ताकि उसका जो इम्पैक्ट है वो प्रोडक्ट के ऊपर ना पड़े। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, कॉपरेशन होना चाहिए, मोर ट्रेनिंग पर फोकस करना चाहिए और स्किल ऑफ द वर्कर पर फोकस करना चाहिए। इनेबल द वर्कर्स टू अर्न मोर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइस वेज सिस्टम। ठीक है, प्राइस वेज सिस्टम। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पर जैसे कि अभी बोला ना मैंने, प्राइस वेज सिस्टम के बारे में बात करा था, और पीस लिखा हुआ था क्या, ठीक है, यहाँ पर डिफरेंशियल प्राइस होगा। ठीक है, देखो मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक, कंपैरिजन, रेलिवेंस, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो इसको इसको देख लो थोड़ा सा, क्या है भाई हमारा, यहाँ पर देखो क्या है, कंपैरिजन बिटवीन द टेलर एंड द फ्यूअल, दोनों के बीच में बेसिक कंपैरिजन क्या है। सबसे पहले देखा जाए कि पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए, पर्सपेक्टिव, टॉप लेवल मैनेजमेंट यहाँ पर ज्यादा रोल प्ले कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। यहाँ पर शॉप फ्लोर लेवल ऑफ फैक्टर, मतलब क्या, फोरमैन लोग ज्यादा कंट्रोल में रहता है, अगर फोरमैन अच्छा रहा है तो वो चीजें अच्छे से चलेंगी। फिर यहाँ देखो यूनिट ऑफ कमांड स्ट्रिक्टली फॉलोड, यहाँ पर जो भी चीजें हैं भाई हेनरी फ्यूल के द्वारा दिया गया उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करने के बारे में बात किया है। डिड नॉट फील इट इज इंपॉर्टेंट एज इन द फंक्शनल, क्यों, क्योंकि फोरमैनशिप वर्कर रिसीव्ड ऑर्डर फ्रॉम द 8 बॉसेस। यहाँ पर ये नहीं कि टॉप लेवल जो है वो एक तरीके से सारी चीजों को बोलकर चले, बल्कि जो काम करवा रहा है वो अच्छा होना चाहिए, समझ रहे हो। इसीलिए यहाँ देखो डिसेंट्रलाइजेशन सेंट्रलाइजेशन के बारे में बात नहीं करी है, यहाँ पर कभी बात करी गई इसमें, एब्सोल्युटली नहीं। फिर अगर एप्लीकेबिलिटी देखा जाए तो ये यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है, मतलब हर एक कोई सा भी कंपनी में इसको एप्लीकेबल कर सकते हैं, और इसको एप्लीकेबल टू अ स्पेशलाइज सिचुएशन, हर एक सिचुएशन में आप चीजों को नहीं कर सकते। ठीक है, जब जरूरत पड़ेगा उसके हिसाब से चीजों को लेकर चलना है। ठीक है, बेसिस ऑफ फॉर्मेशन क्या है, बेसिस ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से, और यहाँ पर ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, क्यों, क्योंकि यहाँ पूरी चीज किसके पर निर्भर है, साइंस पर। ठीक है, आगे देखा जाए फोकस क्या है भाई, इंप्रूविंग ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन, क्या हमें ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन पर फोकस करना चाहिए, एक पर किसी फोकस नहीं। और यहाँ पर क्या देखो हर एक जगह बात क्या हुआ है, प्रोडक्शन को बढ़ाओ, प्रोडक्शन को बढ़ाओ, जितना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाओगे उतना ज्यादा आपकी कंपनी बढ़ेगी। इसमें पर्सनालिटी क्या देखने को मिलेगा, प्रैक्टिशनर, ये कौन थे, हेनरी फ्यूल क्या थे, प्रैक्टिशनर थे, जिन्होंने अलग अलग चीजों को देखा और एक तरीके से प्रैक्टिस करके अपने जीवन में लाया। फिर यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, साइंटिस्ट है,
यहाँ पर इन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट देखने को मिलता है, और यहाँ पर साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, जो कि एफ.डब्ल्यू. टेलर और हेनरी फ्यूल के बीच में बेसिक डिफरेंस पता लगा सकते हो। कोई 3 डिफरेंस याद रखना, कोई 4 डिफरेंस याद रखना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये वाला, बहुत बार पूछा गया है भाई, तो चीजों को देखकर चलिएगा। ठीक है, ये वाला डिफरेंशियल जो प्राइस वेजेस सिस्टम, ठीक है, या वेजेस सिस्टम जो होना चाहिए डिफरेंशिएट होना जरूरी है, नहीं तो कंपनी में क्या होगा, कभी भी वो एग्जिस्टेंस में अच्छे से नहीं आ पाएगा जिस तरीके से सोच रहा है। ठीक है, तो अगर आप साइंटिफिक मैनेजमेंट को फॉलो करके चलोगे, ये भी देख सकते हो रेलेवेंस क्या है भाई पढ़ने के लिए। ठीक है, सिमिलैरिटीज बिटवीन, दोनों के बीच में सिमिलैरिटी क्या है, तो सिमिलैरिटी अगर आ गया तो दोनों के बीच में सिमिलैरिटी क्या है भाई, पहला मेन एम ऑफ टेलर एज वेल एज द फ्यूअर इज द प्रिंसिपल्स इज टू मैक्सिमाइजिंग द एफिशिएंसी। दोनों का काम क्या था कि हम भाई एफिशिएंसी को कैसे बढ़ा सकें, एफिशिएंसी को इंप्रूव कर सकें। दूसरा, बोथ इंसिस्ट कोऑपरेशन बिटवीन एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर के बीच में क्या होना चाहिए, कोऑपरेशन, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। उसमें भी बोला भाई, इसमें भी बोला। फिर बोथ गिव मोर इंपॉर्टेंस टू द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट ओवर द इंडिविजुअल, कि वहां जो बंदा काम कर रहा है वो अपना फायदा ना देखकर वो कंपनी के फायदे के बारे में सोचे। वो दोनों ने एक तरीके से बात करा है ना, वहां पर ही बात करा भाई कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, और वहां पर बात करा था सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। ठीक है, हमें जनरल इंटरेस्ट पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट पर। बोथ सजेस्ट द डिवीजन ऑफ वर्क, है ना, दोनों ने डिवाइड की, वर्क को डिवाइड करो भाई और स्पेशलाइजेशन पे फोकस करो। द प्रिंसिपल ऑफ बोथ आर यूज्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट स्टडी, कि हमें प्रॉपर रिसर्च करके एनालाइज करके चीजों को इंप्लीमेंट करना चाहिए, यूं ही नहीं कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें जो पांचों हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहां तक आपका एक तरीके से खत्म हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चीजों को समझें, चीजों को जाने और इसको प्रॉपर तरीके से रिवाइज भी करते जाएं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट जो क्लास होगा इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान, द कंपेरेटिव स्टडी ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान स्टार्ट होगा। हमारे नेबरिंग कंट्री और इंडिया के बीच में किस तरीके से डेवलपमेंट प्रोसेस बढ़ा है उसको देखेंगे। चलो ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।